गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूँगा। आज हम सभी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म इमोकॉइन के बारे में जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एंड आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इसके लिए प्लीज़ एक बार आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो अगर वॉइस नहीं आ रही है तो। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। ओके, थैंक्स थैंक्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मीटिंग की शुरुआत है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से शुरू होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग की पीपीटी में क्या है क्या नहीं है, आप लोगों से थोड़ा बहुत मैं क्रिप्टो करेंसी की ब्रीफ हिस्ट्री शेयर करना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी का जो टर्म है वो सबसे पहले 2009 में सुनने में आया, जब एक बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में इजाद हुआ। एंड एट दैट टाइम, क्योंकि यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, वहां के बैंक्स के पैसे खत्म हो गए थे, डूब गए थे। तो एट दैट टाइम बिटकॉइन नाम की एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों ने सुना। एंड 2010 में 22 मई को पहली बार एक पिज्जा रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने उसको ट्रेड किया और उसके बदले $30 का बिल पे किया, जिसके लिए उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस पे की। यानी कि उन्होंने $30 का पिज्जा खाया और उसके बदले उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस की पेमेंट कर दी। ये पेमेंट जो थी म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से थी, होटल मैनेजर के थ्रू और जो उन कस्टमर्स के बीच में। एट दैट टाइम रुपए का भाव था 47 रुपए 50 रुपए के आसपास, एंड उसके कन्वर्जन से जो करंट उसका जो एट दैट टाइम प्राइस निकल के आया रुपए में, वो था 17 पैसे। यानी कि बिटकॉइन की पहली ट्रेडिंग 17 पैसे के आसपास हुई। उस समय लगाया हुआ 1 रुपया आज की डेट पे 1 करोड़ रुपया बनता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट पे एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 20 लाख रुपए के करीबन है, और ये हाईएस्ट 50 से 56 लाख रुपए जा चुका है रशिया वॉर से पहले। मात्र 12 साल के टाइम पीरियड में 1 करोड़ गुना का रिटर्न देना, ये आज तक किसी भी एसेट क्लास ने नहीं किया पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। फिर इसके बाद मार्केट में और क्रिप्टो करेंसीज आई। 2015 में एक करेंसी आई इथेरियम नाम की, जो कि 55 रुपए से ट्रेड होनी शुरू हुई और वो आज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू मेंटेन करती है। इसके अलावा मार्केट में ढेर सारी करेंसीज आती रही और इनकी वैल्यूएशन के जरिए बहुत सारे लोगों ने अपने एसेट को बढ़ाया और अमीर बनते गए। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज है क्या, और इसमें ऐसी चीज इसमें इतना इसमें इसकी कीमत में इतना अच्छा उछाल क्यों आया और कैसे आया? इसके पीछे का रीजन था इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, जो कि है ब्लॉकचेन। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास इस इतिहास से दो शब्द सुनने को आते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी, इसकी कीमत लगातार बढ़ती आई है, और दूसरा है ब्लॉकचेन, जिसके अंदर की हमने जाना कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसी बढ़ी। अब एक ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमो कॉइन के जरिए आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। जो मौका आपने बिटकॉइन और इथेरियम में मिस कर दिया आज से 10 साल 5 साल पहले, वो मौका कहीं ना कहीं आपको इमो कॉइन कैसे दे सकता है, राइट? तो शुरुआत करते हैं पहले क्रिप्टो करेंसी से। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जो है ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है किसी चीज को सिक्योर करना और एनक्रिप्ट करना। आप सभी ने व्हाट्सएप पे वो पढ़ा होगा मैसेज, दिस चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैट्स है वो एनक्रिप्टेड है, यानी कि वो उनके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। ठीक है। दूसरा वर्ड है करेंसी, यानी कि जिसके जरिए हम कोई लेन देन करते हैं, उसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे समझते हैं थोड़े आसान तरीके से। इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं हम पहले। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान ने जब शुरुआत में अपने आदि मानव काल में शुरुआत करी और थोड़ी अकल थी, तो इंसान कोई ट्रेड नहीं करता था। तब इंसान हंट एंड गैदर करता था, यानी कि कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था।
आपको जो पसंद है वो आप छीनते थे या शिकार करते थे। फिर थोड़ी सी इंसान में अकल आई, सिविलाइजेशन आ गए, और फिर इंसान ने एग्रीकल्चर एज में बार्टर सिस्टम का लेन देन शुरू किया। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय सिस्टम, जहाँ पे कि आप सामान का लेन देन करते हैं एक दूसरे के थ्रू, लाइक गेहूं के बदले चावल, संतरे के बदले सेब, इस तरीके से। उस सिस्टम में कुछ दिक्कतें आई हमारे पास, और उन दिक्कतों में सबसे खास थी हर बार जरूरत मैच नहीं होती थी। भैया मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं का किसान, लेकिन हर बार सामने वाला इंसान गेहूं लेगा ये जरूरी थोड़ी है। दूसरी दिक्कत ये थी कि मान लेते हैं कि दूसरे इंसान ने 500 किलो गेहूं बल्क में लेकर खरीद लिया, और वो गेहूं 2 महीने बाद सड़ जाता है, तो इस तरीके से सामने वाले का एसेट लॉस, उसकी संपत्ति खराब हो जाती है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां पे कि हर किसी की कॉमन नीड मैच हो सके, और वो चीज सड़ती भी ना हो लॉन्ग टर्म में। तो इसके जरिए हमारे कॉमर्शियल में, जहां पे कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में ट्रेड करना शुरू किया, हमने सिक्कों के जरिए, मेटल्स के जरिए हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया। हमने हर चीज की वैल्यू गोल्ड और सिक्कों में, गोल्ड सिल्वर में डिफाइन कर दी, ठीक। और इससे हमारा ट्रेड काफी अच्छे समय तक चलता रहा। बट इसके बाद फिर यहाँ एक दिक्कत आ गई। दिक्कत नंबर 1 कि गोल्ड को आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे दिल्ली से बंगाल भेजने हैं या फिर पंजाब भेजने हैं, तो चांसेस थे कि सिक्के रास्ते में कहीं लुट जाएंगे, छिन जाएंगे, तो हमें खतरा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने। दूसरी दिक्कत क्या थी? दूसरी दिक्कत ये थी कि लोग इतने ज्यादा होशियार हो चुके थे या चालाक हो चुके थे कि लोग बना रहे थे नकली सिक्के, यानी कि हमारे जो करेंसी की प्योरिटी थी वो खत्म हो गई थी। तो इसके लिए फिर हमारा इंडस्ट्रियल एज का उदय हुआ। इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ? हमने फिएट मनी और बैंकिंग के जरिए लेन देन करना शुरू कर दी। एक बैंक नाम की इंडस्ट्री आ गई हमारे पास, जो कि पैसों का लेन देन करती थी, और एक टर्म आ गया मनी। आप लोग मनी जानते हैं, शायद आप लोग फिएट मनी नहीं जानते हो। फिएट का मतलब होता है लेट्स अज्यूम, यानी कि मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि गांधी जी के नोट की कीमत 100 रुपए या 500 रुपए होती है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये लाइन आपने नोट पर जरूर पढ़ी होगी। ये वचन यानी कि एक प्रॉमिस नोट है, और इसके प्रॉमिस इंडियन कॉन्टिनेंट की, जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं उसके अंदर अंदर ही है। अगर आप इंडियन करेंसी को लेकर जाएंगे देश के बाहर, तो वहां नहीं चलेगा, चाइना में नहीं चलेगा, आपको उसके लिए करेंसी एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं फिएट मनी, जिसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, बट उसकी वैल्यू को हम किसी और के कहने पे मानते हैं। जैसे यहाँ पे मानते हैं इंडियन गवर्नर के कहने पे, यूएसए मानते हैं वहां गवर्नर के कहने पे। देन उसके बाद 20th सेंचुरी के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस हुए, और वहां पे हमने चीजों को और अच्छी तरीके से इंप्रूव करना शुरू कर दिया। हम ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर आ गए, और प्लास्टिक कार्ड्स का सिस्टम आ गया। इससे हमारा हर बार बैंक जाने का काम आसान हो गया, बिना बैंक जाए लेन देन करनी हमने शुरू कर दी। और फिर उसके बाद आज के डेट पे जितने भी लोग जानते हैं, हम आज के डेट पे 99% पेमेंट्स अपनी मोबाइल से करते हैं, पेटीएम, फोन पे के थ्रू, ठीक है। अब हम बैंक शायद बहुत ही कम जाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम बैंक नहीं जाते। चेक का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये स्मॉलर अमाउंट्स के लिए लिमिटेड है। लार्ज अमाउंट्स के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लिए आपको हमेशा बैंक की जरूरत पड़ जाती है, चेक के फॉर्म में, आरटीजीएस की फॉर्म। अब करेंसी हमने समझा, करेंसी है क्या समझते हैं। करेंसी बाय डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, इसकी 4 वैल्यूज होती हैं। पहला, इसकी खुद की कोई कीमत हो। दूसरा, ये लिमिटेड मात्रा में बना हुआ हो। तीसरा, इसको तोड़ना, टुकड़ों में बांटना काफी आसान हो। चौथा, इससे ट्रेड करना, व्यापार करना काफी इजी हो। पर कहीं ना कहीं हमारी करेंसी का आज एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट डिसीजंस के थ्रू और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारी करेंसी चलती है। इसकी वजह से हम ये फीचर्स अपनी करेंसी के खोते जा रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मनी के थ्रू। यहाँ पे हम 4 लोगों को प्ले में लेते हैं। एक हम खुद हैं, यानी कि पब्लिक, दूसरा बैंक, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा बिजनेसमैन। शुरुआत में हम सभी आम आदमी अपना पैसा कहाँ सिक्योर करते हैं? ऑब्वियसली बैंक के अंदर, एज ए सेविंग्स और एफडी। और उस पैसे को बैंक हमें क्या देता है उसके बदले? 2% का रिटर्न। वो उसके लिए एक लोन है, तो वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं मोटे लोन पे बेचता है किसी और व्यापारी को, यानी एक बिजनेसमैन को। और ये पैसा मोटे अमाउंट नहीं रहता है, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। और इसके थ्रू वो अपना पैसा अर्न करते हैं। अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स 2 केस बन सकते हैं। पहला केस ये है जब बिजनेस रन कर जाता है और बिजनेसमैन को होता है प्रॉफिट, उसका व्यापार बढ़ता है, और वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता है बैंक को, 10 से 20% तक का। और उसके बाद उसमें से 2 से 5% का प्रॉफिट हमें मिल जाता है। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे फिक्स है। अगर बैंक ने बिजनेसमैन से 50% का प्रॉफिट भी कमाया है, तब भी हमको 2 से 5% ही प्रॉफिट ही देता है, यानी कि प्रॉफिट हमारा फिक्स है। और इस सब के थ्रू
प्रॉफिट हो गया बिजनेसमैन का, बैंक का भी हो गया और हमारा भी हो गया काफी हद तक। और गवर्नमेंट को बैंक से और बिजनेसमैन से टैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑल विन है, सभी ने प्रॉफिट ले लिया, सबको यहाँ प्रॉफिट हो गया, सबके सब खुश हैं। बट क्या होगा जब बिजनेसमैन को लॉस होगा, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है। इस केस में क्योंकि बिजनेस डूब गया है तो उससे बैंक को होता है मनी लॉस, और वो लॉस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तक पहुंचता है, हमारा मनी लॉस बन जाता है। आप सभी ने कुछ साल पहले यस बैंक के बारे में सुना होगा, जब यस बैंक के कस्टमर्स अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे, वहां कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम हो जाते हैं परेशान कि जब प्रॉफिट हुआ तो हमारा हिस्सा फिक्स है 2%, और जब लॉस हुआ तो सारा सारा लॉस हम बेयर कर रहे हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं, वो बिजनेसमैन जिसने वो पैसे का लॉस किया, वो बचा कुचा पैसा या जो भी पैसा उसके पास बचता है वो उसे लेकर के गायब हो जाता है देश से बाहर। बट वो जाते कैसे हैं, ये सवाल सबके मन में आता है कि वो जाते क्या। मजे की बात, उनके जाने के कुछ समय बाद हमें पता चलता है न्यूज के थ्रू कि हाँ वो बंदा पैसा लेके भाग गया। इसके पीछे माय डियर फ्रेंड्स दो लोग आपस में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज अ बिजनेसमैन, सेकंड वन इज अ पॉलिटिशियन। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और बिजनेसमैन आपस में हाथ मिलाते हैं, ब्राइबरी होती है, और इसके जरिए गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर देती है देश छोड़ के जाने के लिए। अब इसके बाद वो जा चुका है, देश से काफी सारा पैसा गायब हो चुका है, हमारी इकोनॉमी को लॉस हो चुका है। इसको लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट और बैंक जाते हैं जुडिशरी के पास, और 2 साल 4 साल 5 साल तक ये केस चलते रहते हैं। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद गवर्नमेंट बोलती है जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, उस लाना भी मुश्किल नहीं है, तो क्या किया जाए। देन उसके बाद आगे क्या होता है, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट दोबारा से बैंक को रिकैपिटलाइज करती है, दोबारा उसको नोट छाप के दे देती है। यानी कि दोबारा जो नोट गवर्नमेंट गवर्नर छापते हैं वो दोबारा बैंक को दे देते हैं। इसकी वजह से हमारे मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती है, जितना पैसा देश से बाहर गया, जितना नोट छपे उतनी बार हमारे नोट की वैल्यू गिरती है, और इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसका साफ सीधा एग्जांपल आप ये समझिए कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो 1950s में इंडिया की इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी, बट इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के बराबर थी। बट आज के डेट पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छी ग्रो कर चुकी है, बट स्टिल हमारे रुपए की वैल्यू 80 गुना गिर चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्री तो ग्रो कर रही है, बट जो हमारा रुपया है वो गवर्नमेंट के करप्शन के जरिए, बैंकिंग के जरिए दिक्कत कॉज कर रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि सब तो प्रॉब्लम की बात हो गई, ये हो क्यों रहा है? इसका मेन रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, पावर का सेंट्रलाइज्ड हाथों में होना। यानी कि जो पैसे बांटने की पावर है वो बैंक के पास है, और छापने की पावर गवर्नमेंट के पास है, और इसीलिए इसका मिसयूज होता है, और इसी मिसयूज की वजह से हमारी इकोनॉमी की वैल्यू गिरती है। अब इसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं बहुत सारी, जैसे लिक्विडिटी ऑफ इशू, और लिक्विडिटी इशू होता है, स्लेव ऑफ डेब्ट, अनरीजनेबल हाई फीस, फ्रॉड्स, इनएक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड कंट्रोल, इंटरफेरेंस काफी कम रहता है हमारा, इनफैक्ट हमारे पैसे के लिए कोई इंटरफेयर कर रहा होता है, एंड हमारी सर्विस की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बैंक्स में पैसे की कमी की वजह से उनके सर्वर लगातार डाउन रहते हैं, और इससे हमें सफर करना पड़ता है। अब ये था प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है? पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। जैसे हम पहले चलाया करते थे टाइपराइटर, वो एक काफी हेक्टिक डिवाइस था, हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करी, हम आ गए लैपटॉप्स पे। देन वी हैड वायर्ड टेलीफोन्स, जिसका इस्तेमाल आप बाहर नहीं कर सकते, घर पे कर सकते हो, ये प्रॉब्लम थी। हमने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया और वो स्मार्टफोन बन गया। इस तरीके से हमने अपने हर सेक्टर को स्मार्ट किया, एडवांस किया, एंड टेक्नोलॉजी ही हमारे प्रॉब्लम्स का आंसर रही है। बट आज की डेट पे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी ज्यादा करप्ट हो चुका है, एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए अगेन हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। हमें जरूरत है ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की जो कि कस्टमर साथ साथ चलता हो, पीयर टू पीयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसका राइट आंसर है क्रिप्टो करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड्स कोई ट्रेडेबल एसेट नहीं है जहां पे आप पैसा लगा के जल्दी रिच बनने की कोशिश करते हो। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके आने वाले फाइनेंस को बदलने वाली है। कैसे समझते हैं? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड्स एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि आप इससे लेन देन कर सकते हो, जैसे आप रुपए रुपए से करते हो। चलता कैसे है? यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये प्राइवेट है, सेफ एंड सिक्योर है, पीयर टू पीयर है, एनोनिमस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड्स एक डिजिटली मेड डिवाइस टेक्नोलॉजी है। ये बनती भी है, स्टोर भी होती है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, ये हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही रहती है।
और बनती कैसे है, या बाय यूजिंग एनक्रिप्टेड कोड्स, यानी कि आपकी जो भी प्राइवेसी होती है वो मेंटेन रहती है। ये डिजिटल इंटरनेट बेस्ड करेंसी है, तो जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी बैंक और एनी सर्वर। ये डायरेक्टली चलता है करेंसी एक्सचेंज से, और इसको आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हो। इससे कुछ फायदे, ये पीयर टू पीयर है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको तोड़ना काफी मुश्किल है, इस तक एसेट वैल्यू काफी अच्छी बनती है, इसमें ट्रांजेक्शन काफी तेज होते हैं, और इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है। अब क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के पास क्रिप्टो करेंसी दुनिया में दो कीज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। मान लेते हैं कि बेन और जॉन लेन देन करते हैं, और उसके लेन देन को प्लेन टेक्स्ट में लिख दिया जाता है। अब उन दोनों की पब्लिक की का इस्तेमाल करके बाय यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम इसे कन्वर्ट करते हैं हम एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर, और यही कॉपी हजारों लाखों कंप्यूटर्स के अंदर सेव हो जाती है। ये था एनक्रिप्शन, यानी कि आपने जो लेन देन करी उसको आपके पब्लिक की के इस्तेमाल से हमने एनक्रिप्ट कर दिया और उसे हर जगह सेव कर दिया। अगर आपको दोबारा लेन देन पढ़ना है, यानी कि बेन जॉन दोबारा लेन देन पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करेंगे और उसको दोबारा एल्गोरिथम के जरिए डिक्रिप्ट करके पढ़ लेंगे, इसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन जो है वो डिजिटल लेजर की तरह काम करता है, यानी कि ये एक डिजिटल बही खाता है जो कि पब्लिक है, सबके लिए अवेलेबल है और इनकरप्टेबल है। इसके फायदे, डिसेंट्रलाइज होता है, फास्ट एंड सिक्योर होता है, इसमें ट्रांजेक्शन फीस काफी कम होती है, और ये इम्यूटेबल, यानी कि इसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोटी सी कहानी समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक डॉन है, मान लेते हैं, जो कि अपने सारे लेन देन का हिसाब लेजर में मेंटेन करता है। ठीक, डॉन ने एक पर्सन है जिसका नाम है महेश, वो महेश को बोलता है कि मुझे तेरे से 50,000 रुपए लेने हैं और किसी और से लेने हैं 20,000 रुपए। इस तरीके से वो अपनी हर जगह मेंटेनेंस करता है डायरी की, यही इसी को हम लेजर कहते हैं, यानी कि बही खाता, जहाँ पे सबके लेन देन का हिसाब रखते हैं। अब डॉन को खतरा ये है कि अगर वो सारे लेजर का हिसाब एक लॉकर में रखे तो कोई भी चोर बरसाने से उस लॉकर को तोड़ सकता है और उस पूरे के पूरे बही खाते में छेड़छाड़ कर सकता है। इससे बचने के डॉन ने क्या किया, उसने उस लेजर को 10 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। हिस्से 10 या 100 भी हो सकते हैं, और उन 10 हिस्सों को अलग अलग लॉकर्स में ले जाकर के लॉक कर देता है। इसके अंदर लॉकर नंबर ए की चाबी लॉकर नंबर बी में होती है, बी की चाबी सी में, सी की चाबी डी में। इस तरीके से सारे लॉकर एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। डॉन के पास में एक चाबी रहती है और वो जब चाहे तब अपने लॉकर्स में फाइल्स को सेव कर सकता है। अब अगर किसी चोर को लॉकर नंबर सी में रेटिंग करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे लॉकर नंबर सी को तोड़ना पड़ेगा। अब जो छेड़छाड़ ने लॉकर नंबर सी में करी वही उसको लॉकर नंबर डी में करनी पड़ेगी, फिर ई में, फिर एफ में, फिर जी में। इस तरीके से उसको अनगिनत लॉकर्स को छेड़ना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे डाटा आपका हर जगह सेव है, जैसे ही किसी कंप्यूटर में वो ब्रीच करता है उस कॉपी को दोबारा वो चेंज कर लेते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम, ताकि जो उसको दोबारा एडिट ना कर सके। एंड इन 3-4 तरीकों से, पीयर टू पीयर मेथड से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम से और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के साथ, जो डॉन है वो अपने लेन देन को सेव कर लेता है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है और आपके डाटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में सेव करता जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर है। कैसे? ब्लॉकचेन के अंदर बड़े बड़े टेक जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अमेज़न, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग इटली गवर्नमेंट ने 46 मिलियन डॉलर्स का फंड निकाला है ब्लॉकचेन रिसर्च करने के लिए। मोर देन 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल ब्लॉकचेन के अंदर, जिनमें से 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आई है। इंडिया की बात करें तो झारखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इसकी ब्लॉकचेन के जरिए फार्मर्स को अनाज के सीड्स बांटे हैं बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ईरान ने अभी रिसेंटली न्यूज दी है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो इंपोर्ट्स कर रहा है सामान का। और आपने सुना होगा एक कंपनी होती है फार्मूला 1 जो कि बनाती है रेसिंग कार्स। रेसिंग कार फार्मूला 1 ने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर किया है बाय यूजिंग रजिस्टरिंग एनएफटीज। ठीक है, एंड इन सभी न्यूज को देखते हुए वी हैव अजम्पशन की क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्लोबल है। ये हमेशा बात करती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फाइनेस्ट और फास्टेस्ट के लिए, और हमें भी इसके अकॉर्डिंग रैप करना चाहिए। कंबाइंड, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिक्योर है विद द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन, दैट इज व्हाई ये आने वाला फ्यूचर है।
क्रिप्टो करेंसी हर किसी के लिए है और हर जगह है। अब समझते हैं ईमो कॉइन। हमने क्रिप्टो करेंसी समझ ली, क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या है हमने वो भी समझ लिया। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समझने के बाद समझते हैं आगे की चीजें। करेंटली माय डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर मोर देन 20,000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड इसके जरिए आप लेन देन कर सकते हैं, अलग अलग यूज हैं इन सबके। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास करेंसीज बहुत सारी हैं, हम इन्वेस्ट किस में करें। एज ऑफ नाउ माय डियर फ्रेंड्स आपके पास उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है ईमो कॉइन। समझते हैं कैसे। ईमो कॉइन माय डियर फ्रेंड्स बात करता है ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में, यानी कि ये प्रॉपरली जो करेंसी की पावर है उसको इंडिविजुअली लोगों के पास बराबर तरीके से बांटने की बात करता है। जो अभी पैसा बांटने और छापने की पावर गवर्नमेंट के पास है, वो पावर ये इक्वल लोगों में बांटने की बात करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जितनी भी करेंसीज हैं वो आपको एक टोकन तो दे रही है यूज करने के लिए, बट उसका यूज कहाँ है कैसे है वो शायद उनसे नहीं हो पा रहा है। बट ईमो कॉइन जो है वो बेसिक लेवल पे काम कर रही है और आपको यहाँ पे विद कॉइन, विद ईमो कॉइन आपको यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स है, क्रिप्टो करेंसी स्वैप है, वेब ब्राउजर्स हैं, एक्सचेंज है, स्टेकिंग है, लोन पेमेंट्स हैं, अदर थिंग्स हैं। अगर बात करते हैं ईमो कॉइन के सप्लाई चेन की, तो टोटल इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स 21 बिलियन कॉइन्स की सप्लाई है। इनमें से 55% यूज होता है लिक्विडिटी के लिए, 20% डेवलपमेंट के लिए, 10% मार्केटिंग के लिए, 15% टीम मैनेजमेंट के लिए। जो फंड्स आपके थ्रू इकट्ठा होते हैं वो जाता है डेवलपर टीम के पास, एंड वहां से यूज होता है डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडमिन के लिए, लीगल के लिए एंड कंटिजेंसीज के लिए। माय डियर फ्रेंड्स ईमो कॉइन को हमने दो फेज में लॉन्च किया। कहीं ना कहीं फेज 1 के अंदर हमने ईमो कॉइन, ईमो बैंक, ईमो सैप और ईमो पे को लॉन्च किया, और हमने जून 2021 में इसे ट्रॉन ब्लॉकचेन पे लिस्ट किया हुआ है, एंड उसी डे से ये आम आदमी के लिए ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। इन फेज 2 जो हमारा अपकमिंग रोड मैप है, जहां पे हमने कुछ काम कर लिए, कुछ करने बाकी हैं। फर्स्ट वन इज रिचार्ज ऑफ प्रीपेड मोबाइल एंड डीटीएच इन इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स ईमो कॉइन इंडिया में पहले क्रिप्टो करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आपको मोबाइल और डीटीएच की रिचार्ज फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ईमो स्वैप लॉन्च हो चुका है, जल्दी हमारा ईमो पे का एंड्रॉइड ऐप लॉन्च होने वाला है। इसके बाद आने वाले टाइम में आप ईमो कॉइन के जरिए फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग ये सब कर सकेंगे। और सितंबर के अंदर आप सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर आपको ईमो वैली का प्रोजेक्ट मिलने वाला, जहां पे कि आप ईमो कॉइन के जरिए लैंड बाय कर सकेंगे बाय यूजिंग ईमो कॉइन्स। इसकी डिटेल्स के लिए हमारे फ्रेंड्स ट्रॉन स्कैन, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पे हम अवेलेबल है, जहां पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड अब बात करते हैं ईमो कॉइन स्टेकिंग के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जब आप किसी कम्युनिटी को जल्दी ज्वाइन करते हैं, यानी कि आप किसी क्रिप्टो करेंसी में जल्दी इन्वेस्ट करते हैं अर्ली से में, तो वहां आपको मिलता है स्टेकिंग करने का बेनिफिट। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स जो आप स्टेक करते हैं, स्टेकिंग प्रोग्राम आपको मिलता है हाईली अप्रोचेबल मेथड बैक्ड बाय ईमो इकोसिस्टम, एंड आपको यहाँ साल का मिलता है रिटर्न 96% का। इनकम कैन बी पैसिव नॉन पैसिव बोथ। रिटर्न यहाँ पर डेली आते हैं और अपने रिटर्न को विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी ईमो स्वैप के जरिए। एंड इसके अलावा हमारे पास 7 लेवल का रेफरल प्रोग्राम भी है, ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स जब आप ईमो कॉइन्स को बाय करते हैं और उसको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लॉक करते हैं, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है मंथली रिटर्न। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 130 डेज के लिए तो आपको मिलता है मंथली 5% का रिटर्न, फॉर 270 डेज मंथली 6% का रिटर्न, फॉर 360 डेज 7%, एंड फॉर 1.5 ईयर इट इज 8%। यानी कि अगर आप अपने कॉइन्स को होल्ड करते हैं और स्टेक करते हैं 1.5 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलता है मंथली रिटर्न 8% का। मिनिमम स्टेकिंग 500 कॉइन्स की होती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिखा है कि अगर आप मान लीजिए 1 लाख कॉइन्स को स्टेक करते हैं तो आपको मैच्योरिटी में मिलते हैं 2,40,000 कॉइन्स। एंड माय डियर फ्रेंड जैसे आपने शुरुआती दौर में पेटीएम, फोन पे को रेफर किया था, वहां पर रिवॉर्ड मिलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हमारे पास 7 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप मान लीजिए किसी को रेफर करते हैं पर्सन 1 A को, तो उससे इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलता है 7% का कमीशन। अगर ए रेफर करता है बी को, तो उससे मिलता है आपको रिटर्न 5% का। देन उसने J3, फिर 2, फिर 1, 1 एंड 1, टोटल आप 7 डेप्थ तक यहाँ रेफरल इनकम कमा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद अगर आपको डाउट्स होते हैं कि किसमें कब इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कब विड्रॉल करनी है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि एज ए इंडियन आपको दिक्कत क्या आती है, हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बट प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कब अपडेट है, कब क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स वी आर अवेलेबल एवरीवेयर।
ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, आपको हर जगह हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां आपको मिलते हैं डे टू डे अपडेट्स रिगार्डिंग अवर इमोकॉइन एंड अवर कम्युनिटी। पीपीटी यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एंड होती है। आशा करता हूँ आपको मेरी पीपीटी पसंद आई होगी। कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, आपने या फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।